आज हम प्री कैलकुलस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम अलजेब्रा के एसेंशियल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। अब हमारे पास एक एक्सपोनेंट क्या होता है? लेट्स से कि आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है a और ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो अब अगर हमारे पास a रेज टू पावर n है तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा a मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ n टाइम्स। मतलब कि a की जो भी हमारे पास पावर है, फॉर एग्जांपल अगर a की पावर हमारे पास 3 है तो a मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स। तो इसे हम अपना एक्सपोनेंट कहते हैं, जिसमें a हमारे पास हमारी बेस होती है और जो हमारी पावर होती है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 रेज टू पावर 5 है तो मतलब कि 2 हमारे पास अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह नेगेटिव नंबर्स की भी हमारे पास पावर हो सकती है, मतलब कि बेस हमारे पास क्या है, इसमें बेस हमारे पास नेगेटिव है और पावर हमारे पास इसकी 4 है। तो इसका मतलब ये जो -3 है ये अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप कर लेंगे तो आपके पास 81 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अभी जो हमने ये देखा, इसमें हमने देखा कि हमारी जो सी बेस थी वो नेगेटिव थी, बट हमारे पास दोनों एग्जांपल्स में हमारी पावर जो सी थी वो पॉजिटिव ही थी, 2 रेज टू पावर 5 में भी और -3 रेज टू पावर 4 में भी। बट अगर हम अपनी पावर को नेगेटिव कर लें तो वो हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास a है और इसकी पावर है हमारे पास -n, कोई भी नंबर हो सकता है n की जगह, बट इसके साथ नेगेटिव का साइन है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखिए दोबारा लिख लेते हैं कि हमारे पास a रेज टू पावर -n है, तो इसका मतलब है कि a हमारे पास आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में और जो n पावर थी वो अब नेगेटिव के बगैर आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास माइनस का साइन था, नेगेटिव साइन था, जो इसने क्या किया कि जो सी हमारी बेस थी a, इसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया। तो इसको हमने कहाँ लिख लेना है? अपने ओवर में, जिसे हम कहते हैं ओवर में लिख लेना है हमने, डिनोमिनेटर में। और इसकी भी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 रेज टू पावर -2 है। तो अब ये नेगेटिव का साइन क्या करेगा कि ये जो हमारी बेस है इसको हम 1 के ओवर में लिख देंगे इस नेगेटिव साइन की वजह से, ठीक है। तो अब ये जो हमारा n था बाकी वो एज इट इज़ आ जाएगा विदाउट द नेगेटिव साइन। और 5 रेज टू पावर 2 हमारे पास 25 होता है। तो बस नेगेटिव ने क्या किया कि हमारी बेस को डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया। आगे हमारे पास आ जाता है ज़ीरो एक्सपोनेंट। मतलब कि अगर हमारे पास पावर में ज़ीरो आ जाए तो ये बहुत कॉमन रूल है हमारे पास कि अगर a रेज टू पावर 0 है तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। बट हमारे पास ये शर्त है कि हमारा जो सा a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 रेज टू पावर 0 ये हमारे पास अनडिफाइंड है मैथ में। अच्छा, तो a की जगह हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल 7 रेज टू पावर 0, ये भी हमारे पास 1 है। अगर हमारे पास नेगेटिव बेस हो, जैसे कि -4 रेज टू पावर 0, ये भी हमारे पास 1 है। तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 हमारे पास 1 ही है, एक्सेप्ट फॉर 0 इटसेल्फ, कि जब 0 रेज टू पावर 0 आ जाएगा वो हमारे पास डिफाइंड नहीं है। आगे हमारे पास आ जाता है रेडिकल्स का टॉपिक। तो रेडिकल हमारे पास क्या होते हैं? हमने एक्सपोनेंट पढ़ लिए हैं। अब रेडिकल्स जो से हैं हमारे पास, ये साइन आपने देखा होगा, जिसे आप स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो इसे स्क्वायर रूट कहते हैं, अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो इसे क्यूब रूट कहते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी रूट हो सकती है, मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारे पास आएगा ना, तो इसको आप n कह लें। तो अगर यहाँ पर हमारे पास n है तो ये हमारे पास, फिर इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम nth रूट कहेंगे। और जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा होता है उसे हम कहते हैं
उसे हम कहते हैं रेडिकेंड। तो रूट हम एक्चुअली में इस रेडिकेंड का ही फाइंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए कह लेते हैं अभी, ठीक है, कि अगर हम ए का रूट ले रहे हैं और इसका हम nth रूट ले रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ ए बोलेंगे इसे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये nth रूट ऑफ ए है तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 1/n। मतलब कि जो भी रूट है ना हमारे पास वो हमारे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वन के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मतलब कि अगर ये हमारे पास n है तो जब हम ये रेडिकल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास 1/n आ जाएगा, मतलब कि रेसिप्रोकल आ जाएगा n का। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये है √25, तो जहाँ पर मेंशन नहीं होता वहाँ हमें पता है यहाँ पर असल में 2 है इसकी पावर ना, 1/2, मतलब कि हम सेकंड रूट ले रहे हैं। तो देखें इसको अगर लिखते हैं ऐसे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 25 रेज़ टू पावर, ये जो हमारे पास 2 था यानी कि सेकंड रूट था, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 का रेसिप्रोकल। तो 25 का असल में हम क्या कर रहे हैं, इसकी पावर हमारे पास होगी 1/2। बट हमें ये भी पता है कि 25 को हम 5 की सेकंड पावर लिख सकते हैं। तो अब ये देखें पावर्स हमारे पास क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो ये हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। तो 25 अंडर रूट स्क्वायर रूट का हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड रूट है 8 की, तो देखें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 रेज़ टू पावर, ये जो हमारे पास थर्ड रूट थी ना, तो 3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा पावर में 1/3। और 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब कि 2 क्यूब्ड, और होल पावर हमारे पास क्या थी, 1/3। तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो गए और ये हमारे पास 2 आ गया। आगे हमारे पास है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। मतलब कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट में, मतलब कि जो हमारी पावर है उसमें हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाएं, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, देखें अगर a रेज़ टू पावर हमारे पास m/n आ जाता है तो इसे अब आप कैसे लिख सकते हैं। देखें a रेज़ टू पावर m/n को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय 1/n, क्योंकि ये तो सेम बात है ना, m/n लिख लें या फिर m मल्टीप्लाइड बाय 1/n लिख लें। तो अभी आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास पावर में रेसिप्रोकल आ जाता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, 1/n आ जाता है, तो उसको हम रेडिकल के साइन में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a हमारे पास आ जाएगा, nth रूट आ जाएगी a पर, ठीक है, और साथ में m इसकी पावर थी, ठीक है, तो m को हम ऐसे लिख लेंगे, बल्कि ये हमारे होल की पावर में आ जाएगा m, बिकॉज तभी हमारे पास ये 1/n और m मल्टीप्लाई होंगे तो वापस हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास है 27 रेज़ टू पावर 2/3। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 27 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अभी 1/3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 का रेसिप्रोकल है, मतलब कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास पावर में अगर रेसिप्रोकल आ जाए, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं, रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 27 के हम इसे रूट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा थर्ड रूट, यानी कि क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास, और इस होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था साथ इसके टर्म 2, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 27, और इस पूरे टर्म का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब 27 हमारे पास होता है 3 का क्यूब होता है ना, तो इसकी जगह हम यानी कि देखें ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्यूब्ड इन क्यूब रूट, और होल की पावर हमारे पास 2 आ गई, तो ये क्यूब रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और 3 रेज़ टू पावर 2 जो कि हमारे पास 9 होता है। तो ऐसे ही हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सकता है। आगे हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स।
मतलब कि एक्सपोनेंट्स जब हमारे पास पावर्स आती हैं तो उनके हमारे पास क्या क्या लॉज हैं। तो देखें, और उनके लेट करें कि हमारे पास a और b है, ठीक है, जहाँ पर b हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, और m और n हमारे पास इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पहला हमारा रूल जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास a रेज़ टू पावर m है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है a रेज़ टू पावर n के साथ, ठीक है, मतलब कि हमारे पास बेस क्या है, सेम है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m प्लस n, मतलब कि बेस सेम हो हमारे पास, ठीक है, और उनकी दो अलग अलग पावर्स हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी कि सेम बेस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है बट पावर अलग है। तो हम उस बेस को एक दफ़ा भी लिख सकते हैं और पावर्स को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4। अब देखें बेस हमारे पास सेम है 2, तो इस बेस को हम एक दफ़ा लिख लेंगे और पावर्स हमारे पास क्या थी 3 एंड 4, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 7 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास 128 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। इसमें देखें हमारे पास होगा a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हमने देखा था कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावर्स ऐड हो रही थी। तो अब देखें सेम बेस डिवाइड हो रही है तो पावर्स हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि m माइनस n। एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 6 है और 5 रेज़ टू पावर 2 है। तो 5 को एक दफ़ा लिख लें और पावर्स आपके पास देख लें, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। 6 माइनस 2 मतलब कि 5 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। आगे हमारे पास है पावर रूल, मतलब कि हमारे पास a रेज़ टू पावर m है, ठीक है, और इसकी अब हमारे पास अगेन पावर आ गई है, यानी कि n। तो जब हमारे पास पावर की पावर आ जाए ना तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो इसको आपने अपने प्रोडक्ट रूल के साथ आपने इसको नहीं करना मिक्सड अप, बिकॉज प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या था कि बेस सेम थी हमारे पास, ठीक है, और पावर्स हमारे पास ऐड हो रही थी, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास पावर की पावर है तो पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 2 था और देन अगेन इसकी पावर हमारे पास थी 4। तो अब ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, यानी कि 3 रेज़ टू पावर हमारे पास 8 आ जाएगा। आगे हमारे पास है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, कि हमारे पास एक प्रोडक्ट की पावर आ जाए, मतलब कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है जब दो टर्म्स या दो से ज़्यादा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल a इंटू बी, हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पूरे यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन की इनकी जो प्रोडक्ट आएगी उसकी पावर हमारे पास है m। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देखें कैसे होगी, m पे अलग से आ जाएगी और b पर अलग से आ जाएगी, मतलब कि a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर m। तो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हुई है यही हमारे पास पावर ऑफ अ प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल देख लें, हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसकी हमारे पास पूरे टर्म की पावर क्या है 3, तो मतलब कि 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 3। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है पावर ऑफ अ क्वोशिएंट, मतलब कि हमारे पास दो टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, a ओवर b हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं और इस पूरे की पावर हमारे पास m है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर m अलग से और b रेज़ टू पावर m अलग से, ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल भी चेक कर लें, आपके पास 3 ओवर 4 है और इस पूरे की पावर हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर अलग से आ जाएगा और 4 का स्क्वायर हमारे पास अलग से आ जाएगा। आगे हम देखते हैं हम अपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2x क्यूब्ड मल्टीप्लाइड बाय 5x स्क्वायर्ड। तो देखें सबसे पहले हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस सेम हो
तो पावर्स जो होती हैं हमारे पास ऐड हो जाती हैं। तो अगर आप इधर देखें कि हमारे पास x यहाँ पर क्यूब्ड है और x स्क्वेयर्ड है, तो बेस तो सेम है, तो इसकी पावर हम ऐड कर सकते हैं। बट अगेन हमारे पास ये आ जाता है 2 और 5। तो देखें ये सब तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स है ना, इनको हम अलग से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 2 × 5 अलग से कर लेते हैं। तो आगे जो x है जिसकी हमने पावर्स ऐड करनी है, जो हमारे पास सेम बेस है, उसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो इसमें हम पावर्स भी ऐड कर लेते हैं 3 + 2। तो देखें ये जो कांस्टेंट थे ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब ये जो हमारे पास x है इसकी पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी, मतलब कि x⁵5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड हमारे पास देखें 6a⁴b, ठीक है, और इसकी पावर है हमारे पास, इसकी नहीं b की हमारे पास पावर है 2, ठीक है, और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है टर्म 3a⁴2 × b से, ठीक है। तो इसमें भी हम अपने कांस्टेंट टर्म्स को यानी कि 6/3 को अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय a और b। अब इनकी पावर्स के जो भी हमारे पास रूल्स थे एक्सपोनेंट के वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखें a हमारे पास है सेम बेस वाला, ठीक है, और b है हमारे पास ऊपर नीचे सेम बेस वाला। तो देखें क्वोशिएंट रूल में हमने क्या देखा था कि हमारे पास ऐसे सेम बेस में हमारे पास डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, और इसकी हमारे पास अलग अलग पावर्स आ जाएं, तो हम इसको एक दफ़ा लिख के पावर्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यही हम कर लेते हैं। देखें एक हमारे पास बेस है a, ठीक है, और दूसरी सेम बेस हमारे पास b है, ठीक है। तो इन दोनों को हम अलग से लिख लेंगे, यानी कि a को लिख लेंगे और देन b को लिख लेंगे, और जो ऊपर नीचे इनकी पावर्स थी उनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कर लेते हैं, मतलब कि a तो हमने लिख लिया, तो ऊपर इसकी पावर हमारे पास क्या थी 4, ठीक है, और नीचे क्या थी 2, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और b हमारे पास क्या था 2, और नीचे इसकी क्या पावर थी हमारे पास 1, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 6/3 और a हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 2 a² आ जाएगा, और b की पावर हमारे पास 1 आ जाएगी। मतलब कि हमारे पास देखें 3 1s are 3 और 3 2s are 6, तो 2a² b ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया। थर्ड एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखें x⁵ है हमारे पास 2 और y⁵ है हमारे पास -3, ठीक है, और इस पूरे की पावर है हमारे पास -2। तो हमने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव पावर होती है, तो इसका मतलब है हम उसे उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि x² और y⁵3, और इस पूरे का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर पावर की पावर हमारे पास आ जाए तो हमारे पास पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मतलब कि x की पावर हमारे पास 2 है और बाहर 2 है, तो x की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी, ठीक है, और y की पावर हमारे पास -3 थी, -3 × 2 हमारे पास क्या हो जाएगी -6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखें ये भी तो हमारे पास नेगेटिव में आ गई है, यहाँ पर एक दफ़ा और हमारा रूल लगेगा, मतलब कि ये एक बार और हमारे पास रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। बट अब देखें आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास 1/, और एक और बार यानी कि हमारे पास ओवर है, क्योंकि देखें एक बार तो हमारे पास x⁴ हमारे पास ओवर में था, और देन ये y⁵6 हमारे पास दोबारा ओवर में था, मतलब कि इस तरह। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें, मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं ना कि 1/x⁴ मल्टीप्लाइड बाय y⁵6, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मतलब कि y⁵6 डिवाइडेड बाय x⁴। अगर इसकी पावर में आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे देख लें कि देखें जब हमने लिखा था ना 1/1 और फिर हमारे पास y की पावर 6 थी, तो अगर हम एक बार इसका
वापस इसको यहाँ पर लेके आएँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास y की पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और एक दफ़ा फिर हम इसको ऊपर लेके आएँ तो ये हमारे पास वापस पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे ऊपर आते हुए, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर हमने अपने फाइनल आंसर में लिखा है, यहाँ पर आते हुए हमारे पास पावर वापस पॉजिटिव हो जाएगी। आगे फैक्टराइजेशन की हम टेक्निक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट फैक्टर निकाल लेते हैं जो कि हर टर्म में कॉमन है। फॉर एग्जांपल ये देखें 6x रेज़ टू पावर 3 प्लस 9x रेज़ टू पावर 2। मतलब कि हम ऐसा टर्म निकाल लेते हैं जिस पे ये भी हमारे पास 6x रेज़ टू पावर 3 जो है वो भी इस टर्म का मल्टीपल हो और ये 9x² भी उस टर्म का मल्टीपल हो। तो देखें हमारे पास जो है इसमें 6 हमारे पास जाता है 3 के टेबल पर और 9 भी हमारे पास जाता है 3 के टेबल पर। और x² देखें तो x² इसमें भी है हमारे पास, और ये देखिए x³ है, तो x³ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x² मल्टीप्लाइड बाई x, तो x² भी हमारे पास इसमें एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो 6x³ था हमारे पास प्लस 9x²। तो इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 3, और x² को कॉमन ले लिया। मतलब कि देखें 6 हमारे पास 3 के टेबल पर कहाँ जाते हैं, 2s are, ठीक है, 3 2s are 6, ठीक है। और x² देखें x³ में से हमारे पास x² गया तो खाली हमारे पास अंदर एक x बचेगा, ठीक है, प्लस 9 हमारे पास 3 के टेबल पर कहाँ जाता है, 3 3s are 9, और x² वो पूरा का पूरा बाहर आ गया, मतलब अंदर हमारे पास x वाली कोई टर्म नहीं बची। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया कॉमन फैक्टर की मदद से। आगे हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखें अगर हमारे पास a² माइनस b², या फिर इसकी जगह x² माइनस y² भी कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो हमारे पास दो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म और प्लस सेकेंड टर्म। मतलब कि एक बार इनका डिफरेंस और एक बार इनका सम हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर x की फॉर्म में लिख रहे हैं तो देखें x और y का सम और x और y का डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास था x² माइनस 16, तो देखें x² हमारे पास x का स्क्वायर है, ठीक है, और 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है। तो इसको अब हम x माइनस 4 यानी कि इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट और इन दो टर्म्स का हम डिफरेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो एक बार हमने डिफरेंस में लिख लिया और एक बार हम इनका सम लिख लेते हैं x प्लस 4। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल फैक्टरिंग। ट्राई का मतलब होता है हमारे पास 3, ठीक है। तो देखें इसमें हमने क्या करना है कि x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसमें असल में हम देखें 3 टर्म्स को देख रहे होते हैं, एक x के कोफिशिएंट को देख रहे होते हैं, ठीक है, एक जो हमारे x² के कोफिशिएंट को देख रहे होते हैं, और जो हमारे पास x है उसके कोफिशिएंट को भी देख रहे होते हैं, और लास्ट में जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है, हमने करना है फाइंड 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 6। मतलब कि देखें हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है ना 1, ठीक है, और जो लास्ट हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 1 था और ये 6, तो हमारे पास आ गया 6। आपने ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 हो। तो किस किस का हो सकता है, 1 इंटू 6 का हो सकता है, ठीक है, 2 इंटू 3 का हो सकता है, और इन्हीं का आप उल्टा भी कर लें तो एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 6 हो सकता है। लेकिन अब हमारे पास आ जाती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये देखें जो हमारे पास दरमियान में टर्म था, x वाला जो टर्म था उसका जो सा कोएफिशिएंट था ना, यानी कि 5, ठीक है। अब ये जो हमने नंबर फाइंड किए हैं 2 जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 6 होना चाहिए,
उनका सम हमारे पास क्या होना चाहिए, उनका सम हमारे पास 5 होना चाहिए। तो 1 और 6 का सम तो आप देखें तो वो तो 7 हो जाएगा, बट 2 और 3 का सम देखें तो वो हमारे पास 5 है। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 5x था प्लस 6। अब इन दोनों लास्ट टर्म्स को आपने नहीं, फर्स्ट और लास्ट को नहीं आपने कुछ करना, आपने इन दोनों को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। अभी जो 5x था ना, इसकी जगह आपने ये जो दो टर्म्स लिए थे, कौन से हमारे पास टर्म्स आए, 2 और 3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस 5 को ब्रेक डाउन करके इन दोनों में आपने लिख देना है, इन दोनों टर्म्स में आपने एक्सप्रेस कर देना है। 5x को 2x और 3x में आपने एक्सप्रेस कर देना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, क्योंकि बात तो यही है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वापस आपके पास 5x ही आ जाएगा। हम कुछ भी इसमें अपने से एडिशन तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब देखें आप, अब इसमें से हम अपने कॉमन टर्म्स निकाल लेते हैं। तो देखें इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, ठीक है। तो x कॉमन लिया हमने, तो x स्क्वेयर्ड में से एक x गया तो अंदर एक x बचेगा, प्लस 3x में से हमारे पास एक x गया तो खाली हमारे पास 3 बचेगा। अब ये प्लस हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 2x और 6 में से हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो देखें 2x में से 2 गया तो अंदर x बचा, प्लस 6 हमारे पास 2 के टेबल में कहाँ जाते हैं, 2 3s are 6, ठीक है। तो अब देखें ये टर्म्स हमारे पास ब्रैकेट वाले सेम हो गए हैं, x प्लस 3 और x प्लस 3। तो इनको हम एक टाइम लिख लेंगे, x प्लस 3, और जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है हमारे पास x प्लस 2, ठीक है, इनको हम लिख लेंगे। यानी कि ब्रैकेट के जो टर्म हमारे पास रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख लिया, और जो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा उसको एक बार लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, फैक्टराइजेशन हो गई। यानी कि हमने फैक्टर्स बना लिए, जो हमारे पास एक टर्म ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसके हमने 2 फैक्टर्स बना लिए। सेकेंड देखिए, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, 2x स्क्वेयर्ड प्लस 7x प्लस 3। देखें अब हमने क्या करना है, 2 और 3 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, 6। मतलब कि ऐसा हमने फाइंड करना है टर्म जिनका हमारे पास प्रोडक्ट 6 हो और 7x दरमियान में है। मतलब कि ऐसे वो 2 टर्म्स होने चाहिए हमारे पास जिनका हमारे पास सम 7 हो, ठीक है, और प्रोडक्ट उनका हमारे पास 6 हो। तो देखें 6 को अगर हम करते हैं तो 6 × 1 एक हमारे पास फैक्टर्स आते हैं और एक हमारे पास 2 × 3, ठीक है। तो देखें 2 और 3 का सम तो हमारे पास 5 था, लेकिन हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है। तो 6 और 1 का आप सम देखें तो हमारे पास 7 आता है, तो मतलब कि हम 6 और 1 को यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें इसको हम कर लेते हैं, अपने एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर लेते हैं। 2x स्क्वेयर्ड प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो 2x स्क्वेयर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, प्लस 7x की जगह हम 6x लिख लेंगे, प्लस 1x को हम खाली x भी लिख सकते हैं, प्लस 3, ठीक है। इसको हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, ठीक है, या फिर स्प्लिटिंग कह लें। तो अब देखें इसमें से हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसमें हमारे पास देखें 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 हमारे पास 2 के टेबल पे भी जाता है, और x भी कॉमन आ रहा है। तो हम इसमें से 2x कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास यहाँ पर एक x बचेगा, प्लस हमारे पास 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास देखें इनमें बज़ाहिर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 हमारे पास कॉमन है। 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 3। अब देखें ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सेम टर्म्स आ गए हैं, तो इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी कि x प्लस 3, और ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसको एक बार लिख लेंगे, 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके फैक्टर्स आ गए हैं। तो आज का लेसन हम यहीं पर एंड करते हैं।